Hi. So, welcome to the third chapter, and that's theory of production. So, in the first place, what is production? Production is nothing but conversion of inputs into outputs. So, inputs को हम output में convert करेंगे. Inputs to outputs. ये कन्वर्जन जो करेंगे उसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं. अब ये चीज कन्वर्ट करने के लिए इनपुट टू आउटपुट में लाने के लिए वी रिक्वायर सर्टन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कुछ चीजें लगेंगी जिनका यूज करके हम ये एक्चुअली प्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे. एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. उसमें अब अगला आएगा आपके पास लैंड. लैंड बेहद प्राइमरी फैक्टर है, अपने आप से कुछ नहीं करता, इट्स एब्सोल्युटली पैसिव इन नेचर. तो लैंड मतलब क्या? सॉइल, फॉरेस्ट, माउंटेन, वाटर जैसी चीजें जहाँ पे जमीन हम बोल सकते हैं, जमीन का सपोर्ट दिखता है, दैट इज नथिंग बट लैंड. बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ भी हम लैंड ही बोलेंगे एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ भी हम लैंड ही बोलेंगे. व्हाट आर द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स? इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. वैसे फ्री में हमें नहीं मिलता, हमें जमीन खरीदनी पड़ेगी. द नेक्स्ट इज नो सोशल कॉस्ट. मतलब इट हैज़ नो सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो एज सच जमीन यूटिलाइज करने पर सोसाइटी कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रही है, सो इट हैज़ गॉट नो सोशल कॉस्ट. बट इट हैज़ इन इलास्टिक सप्लाई. मतलब चाहे आप कुछ भी करो, यू कैनॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लैंड दैट इज अवेलेबल ऑन द बैक ऑफ दिस अर्थ. ओके, हाँ, द एग्जाम्पल वुड बी पाम आइलैंड का हो सकता है, जहाँ पे एक मैनमेड जमीन क्रिएट की गई है, ऑफ कोर्स, लेकिन दैट इज लाइक वन बिग एक्सेप्शन. बेहद खर्चे वाला काम है, हर एक के बस की बात नहीं है. देन लैंड जो है अपनी जगह से हिल नहीं सकता, इट इज जोग्राफिकली इमोबाइल. लैंड इज पैसिव फैक्टर, अपने आप से कुछ नहीं करता. अगर आपको माइनिंग करनी है तो खोदनी पड़ेगी. अगर आपको फार्मिंग चाहिए तो अच्छे से मशागत करनी होगी. अगर आपको उसके ऊपर बिल्डिंग बांधना है तो सही से उसकी लेवलिंग करनी पड़ेगी. सो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. अपने आप से लैंड कुछ भी नहीं करता, इट्स अ पैसिव फैक्टर. अगर हम एग्रीकल्चर के हिसाब से बात करें तो रेगिस्तान बिल्कुल भी बंजर है. लेकिन अगर आप ब्लैक कलर की सॉइल देखें, जैसे पंजाब, हरियाणा, कुछ प्लेसेस ऑफ महाराष्ट्र में भी जो ब्लैक कलर की सॉइल है इज डेफिनेटली वेरी वेरी फर्टाइल. नाउ इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, इट्स में परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है. इट ऑलवेज हैज गॉट डिराइव डिमांड. डिराइव डिमांड का मतलब क्या है? आप जिस तरह का इस्तेमाल करने वाले हैं उस तरीके से उसकी डिमांड जो है वो बदलती रहेगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं से समझो कोई डायमंड की माइन है, तो जमीन ऑफकोर्स आप खोदेंगे. उस समय यू विल हैव टू डिग द अर्थ, डिग इन टू द अर्थ टेक्निकली. अगर आप खेती करना चाहते हैं तो देन यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ सॉइल, यू विल हैव टू रिप्लेनिश फर्टिलाइजर्स एंड सो ऑन. अगर आप बिल्डिंग बांधना चाहते हैं तो उस हिसाब से फिर से आपकी जो डिमांड है वो बदल गई है और आपको रिक्वायर्ड चेंजेस लाने पड़ेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट है साइट वैल्यू. साइट वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे कोई भी ज़मीन हाईवे के करीब है तो बेहद कमर्शियली यूजफुल होती है एंड हेंस उसकी प्राइस ज़्यादा होती है. ऐसी कोई भी लैंड जो मेन रोड से काफ़ी दूर है, जहाँ पे आने जाने के लिए अच्छे रास्ते नहीं हैं, ऐसे केस में साइट वैल्यू के हिसाब से बेहद कम वैल्यू होती है. इसके साथ लैंड खत्म होता है, दैट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हम जाते हैं लेबर की तरफ. लेबर मतलब, लेबर का मतलब होता है काम, और उसे प्रोवाइड करने वाले होंगे लेबरर्स. सो लेबर यानी कि वर्क, लेबरर्स यानी कि वर्कर्स. ये बात आप ध्यान में रखना. फिर आएगा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर. इट इज़ डेफिनेटली लिविंग एन एक्टिव फैक्टर. ये अपने आप से कुछ करता है, इसकी अपनी फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, लाइक्स है, डिसलाइक्स हैं, और डिसलाइक होने पर ये लोग स्ट्राइक पे जा सकते हैं. देन लेबर के नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर. किसी दिन अगर आपके लोग काम पे नहीं आए तो ऑफकोर्स आप उनका काम इनवाइट नहीं कर सकते. काम करने वाले वर्कर्स एंड उनका काम यानी कि वर्क, ये दोनों चीज़ें साथ में ही जाएंगे. ऑल राइट. अ लेबरर सेल्स हिज लेबर एंड नॉट हिमसेल्फ. इसका इन शॉर्ट मतलब है कि जो स्लेवरी है वो अलाउड नहीं है. और दूसरा मतलब है कि जिस तरीके से उसका काम समझो ज़्यादा स्किल्ड है, कभी कम स्किल्ड होगा, इन ऑल द केसेस बेस्ड ऑन हिज ओन स्किल सेट क्या होगा, उसका सैलरी या फिर रादर वेजेस बोलना चाहिए, इस केस में वेजेस विल बी डिसाइडेड.
द नेक्स्ट इज लेबर इज हाईली पेरिशेबल। किसी दिन लोग काम पे नहीं आते या लेट काम पे आते हैं, तो वो जो लेबर आवर्स वेस्ट हो गए उसको डेफिनेटली आप दोबारा से कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ लेबर डिफर्स फ्रॉम वर्कर टू वर्कर। दैट्स डेफिनेटली पॉसिबल। ऐसा क्यों है? वर्कर टू वर्कर एफिशिएंसी कैसे डिफर होगी? ऑफ कोर्स जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है या ज़्यादा उस मामले में पढ़ा लिखा है वो फास्ट होगा, प्रोडक्शन में बहुत एफिशिएंटली काम करेगा। जो कम पढ़ा लिखा है, मैं ये नहीं बोली हूँ कि स्कूल गया है, कम पढ़ा लिखा है मतलब अपने काम से रिलेटेड कितनी ट्रेनिंग है, कितना एक्सपीरियंस है, उस बारे में बात हो रही है। सो अगर हम वर्कर्स की बातें करते हैं तो येस, फ्यू आर फास्टर, सम पीपल में बी स्लोअर। लेस इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है? अगर आप वर्कर्स का सप्लाई देखें तो बहुत क्विकली बढ़ा या कम किया नहीं जा सकता। दो मैं मानती हूँ कि अनस्किल्ड लेबर भी होता है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली उतना आसानी से आप सप्लाई में चेंज नहीं ला सकते हैं। लेबर हैज़ वीक बार्गेनिंग पावर। इसका मतलब है, इन शॉर्ट, दे आर एक्चुअली टारगेटिंग टुवर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण, कम वेजेस में ज़्यादा काम कराना वगैरह वगैरह बहुत कॉमन बात होती है। उनमें बार्गेनिंग पावर की बेहद कमी होती है। प्रोबेबली द रीज़न इज़ लैक ऑफ एजुकेशन एंड मोर नीड ऑफ वर्क। तो ऐसी सिचुएशन में द बार्गेनिंग पावर इज़ एक्सट्रीमली वीक एंड एट टाइम्स दे आर डेफिनेटली एक्सप्लॉयटेड। दूसरा है नो वेयर एंड टेयर चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट, मशीनरी के ऊपर आपको वेयर एंड टेयर चार्जेस लगाने पड़ते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज बेसिकली अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर कोई मशीन में खराबी आ गई या शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में डेफिनेटली ब्रेकडाउन होने पर कुछ पार्ट्स चेंज करने पड़ेंगे एंड वेयर एंड टेयर चार्जेस डेफिनेटली रहेंगे। ऑलराइट, अगला है कैपिटल। कैपिटल इज नथिंग बट इट्स अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे समझो हम ऐसी दुनिया में है जहां पर पैसे एग्जिस्ट नहीं करते, तो जहां पर अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने के लिए स्किल चाहिए एंड स्किल का यूज करके हम कोई भी रॉ मटेरियल कन्वर्ट कर सकते हैं फिनिश्ड गुड्स में। लेकिन हमने कैपिटल को बेहद एक मैनमेड फैक्टर बनाया है एंड इट्स लाइक वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। कैसे? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट इन नेचर, वेर एज कैपिटल इज अ मैनमेड फैक्टर। ये बेहद मैनमेड है एंड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है इसका डेफिनेटली बाय ह्यूमन एफर्ट्स। आप बिजनेस बेटर करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, कैपिटल बढ़ा सकते हैं। बिजनेस आप अच्छे से नहीं करते हो, कैपिटल आप मतलब पैसे आप कम कमाते हो, कैपिटल आपके पास कम आ जाएगा। कैपिटल इज इलास्टिक इन सप्लाई। अगर आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, चाहो तो कम करा सकते हो। कैपिटल इज प्रोडक्टिव। इट मीन्स प्रोडक्टिव मतलब क्या? मतलब प्रोडक्शन को उसका रेट बढ़ाने के लिए ये बहुत काम में आता है। कैसे बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन का रेट? बड़ी मशीन ला दो, ज़्यादा लोगों को हायर करो, ज़्यादा रॉ मटेरियल लेके आओ। सो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो पैसों की वजह से पॉसिबल है एंड इन टर्न प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। देन कैपिटल हैज डिराइव डिमांड। येस, एज सच पैसे किसी काम के नहीं है, यू विल हैव टू स्पेंड देम एंड यू विल हैव टू बाय समथिंग आउट ऑफ दैट एंड देन ओनली इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। जैसे पैसे किस काम के हैं? मशीनें लाने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए, लोगों को कैंटीन में चाय और स्नैक्स बनाने के लिए, उनके लिए ये सब चीज़ें बनाने के लिए। सो दिस इज हाउ कैपिटल एज सच, मतलब पैसे एज सच किसी काम के नहीं है। यू विल हैव टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ दैट इन ऑर्डर टू यूटिलाइज दैट। अब कैपिटल कंपैरेटिवली ड्यूरेबल है, ऑफ कोर्स इसे ये लूज नहीं होता है, आप पैसे संभाल के रख सकते हैं एंड फ्यूचर में उसका यूज किया जा सकता है। कैपिटल इज डेफिनेटली अ मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब capital can be easily transferred from one factor to another or from one country to another thanks to Modi Chacha due to digital India and more facilities to transfer the money online। ये तो बात और भी easy हो गई है। You don't really have to carry the cash, simply Google पे, फोन पे भी आजकल हम commonly देखते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में बहुत काम आता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने पर लोगों के पास ज़्यादा जॉब्स आ जाती हैं। ज़्यादा जॉब्स मतलब उनका इनकम बढ़ता है। इनकम बढ़ता है तो ऑफ कोर्स ये लोग भी अगेन स्पेंड करने लगते हैं। इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लोगों के पास इनकम रहेंगी तो वो स्पेंड करेंगे और स्पेंड करेंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।
So yes, it will definitely increase employment. And it's the most important factors. It's one of the most important factors. ऐसा क्यों है? Because बिना उसके कुछ नहीं हो सकता. सो बिजनेस, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेहद एंड बेहद कैपिटल पर डिपेंडेंट है. अब हम जाएंगे एंटरप्रेन्योर तक या एंटरप्रेन्योरशिप तक. एंटरप्रेन्योर यानी कि बंदा, इंसान, वो जो प्रोवाइड करेगा दैट इज नथिंग बट एंटरप्रेन्योरशिप. अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस को एक्चुअली रिक्वायर्ड बूस्ट प्रोवाइड करना, मोटिवेशन प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट प्रोवाइड करना. दैट इज नथिंग बट एंटरप्रेन्योरशिप. और ये कौन करता है? ये एंटरप्रेन्योर करता है. एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करता है, रादर बिजनेस को शुरू करता है, ऑर्गेनाइज करता है. इसे मैनेजमेंट में एक बार फिर सिखाऊंगी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. विल लर्न दैट इन मैनेजमेंट. इनिशिएट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे. इन केस ऑफ चीज़ें सही से नहीं जा रही हैं तो कंट्रोल करेंगे, और अगर चीज़ें फिर भी गलत जाती है तो उसका रिस्क बेयर किया जाएगा. इसमें नाइट एंड शम्पीटर के डेफिनेशंस आप देख सकते हैं. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. वाओ, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, नई चीज़ें लाना, और अगर कुछ गलत जाता है तो उसके लिए रिस्क भी उठाना. रिस्क यानी कि ऑफकोर्स लॉस का रिस्क. सबसे पहले आएगा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या होता है गाइज? देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ पे हम प्लानिंग से शुरुआत करते हैं, बजटिंग होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, ऑपरेशंस होते हैं. ये सारी चीज़ों को सिंक में रखना इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली क्या बनाना है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, क्या बनाना है, कब और कितना बनाना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजिंग इस हेडिंग के अंडर आएंगे. देन सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब एंटरप्रेन्योर को छोड़ के और 3 बचते हैं, दैट इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल. इनको साथ में लाना, चीज़ों को सुपरवाइज एंड कंट्रोल करना, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड करना. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में 2 चीज़ें आएंगी, लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव. वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट देम इन द प्रीवियस चैप्टर्स, तो अभी क्विकली बस विजिट करेंगे. लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है मशीनें कम, वर्कर ज़्यादा. कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मशीनें ज़्यादा, लेबरर्स कम. तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज में दिख के आती हैं जहाँ पर लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर मोस्टली सीन इन वेरी रिच कंट्रीज लाइक यूएस, या फिर मैं बोलूँगी कनाडा, जहाँ पर पैसे ज़्यादा है एंड वर्कर्स कम हैं. तो अवेलेबल लैंड, लेबर और कैपिटल जो हमारे पास हाथ में है, उनको कौन से कॉम्बिनेशन में सही तरीके से यूटिलाइज करना है, ये डिसाइड करके एंटरप्रेन्योर मैक्सिमम आउटपुट लाने की कोशिश करता है. नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़ों को एक्चुअली बिकवाना. Until you sell something and you realize money out of it, there is no business going on. So selling, marketing जैसी जो activities हैं that actually aim at maximizing the profit, that is going to be like the next function. अगला है innovation function. Innovation मतलब हर एंटरप्रेन्योर की समझो ड्यूटी है कि कुछ नया लाना, कुछ नया लाना. जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या बेहद कुछ नया एंड अलग देता है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक्सेस है, वो जो सूट है पूरा, वो इतना इजी है, यूज़र फ्रेंडली है. जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखो, बच्चा भी यूज़ कर सकता है. एक्सेल देखो, बच्चा भी यूज़ कर सकता है. इट्स एक्सट्रीमली यूज़र फ्रेंडली. वही अगर आप एप्पल का फ़ोन देखो या मैकिनटॉश का कंप्यूटर देखो, एप्पल का कंप्यूटर देखो, तो कैरी करने में बेहद आसानी होती है. दूसरा ये है कि हैक नहीं हो सकता है, इट्स एक्सट्रीमली सिक्योर्ड. तो अगर आप दोनों प्रोडक्ट्स की तरफ देखो, अपने आप में दे आर लाइक अ मास्टरपीस. ये दिमाग किसका होता है? उसके पीछे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसके पीछे इस बिजनेस को खड़ा करने वाले जो लोग हैं, जिनका विजन है, उनका ड्रीम है. सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर दे एक्चुअली ब्रिंग इन अ मैजिक इन वर्ल्ड. आगे जाते हैं. इस बारे में बातें रेगुलर क्लास में बहुत सारी कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को वो याद भी आया होगा. कोई नहीं, अब आगे जाते हैं. रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टनिटी बेयरिंग. डेफिनेटली रिस्क टेकिंग का मतलब क्या है? इट्स लाइक लॉस होने का जो चांस है, उससे हम बोलते हैं रिस्क टेकिंग. रिस्क कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है?
फायर एक्सीडेंट, थेफ्ट की वजह से कभी कभी लॉस होता है. सो समटाइम्स दीज आर इंश्योरेबल रिस्क्स, यानी कि अगर आपका लॉस हो भी गया तो भी इंश्योरेंस कंपनी विल एक्चुअली स्टेप इन टू द सिचुएशन एंड आपके लॉस को कॉम्पेंसेट करेगी. इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये आप लॉ में पढ़ चुके हैं. सो यस, इट्स एन इंश्योरेबल रिस्क. दूसरा है अनसर्टनिटी बेयरिंग. ऑफ कोर्स आप मार्केट में उतरते हैं तो कभी कभी चेंज इन डिमांड होता है, कभी प्राइजेस सडनली गिर जाती हैं, टू मच ऑफ कंपटीशन कैन बी देयर, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से कभी सडनली टैक्सेस में फ्लक्चुएशन आती है. सो ऑल दीज थिंग्स में सिंपली लीड टू लॉस. सो अनसर्टनिटी बेयरिंग is going to be the next discussion. देन व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. सबसे पहले तो वो एक बहुत अच्छा लीडर होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स एक बहुत अच्छा लीडर होना चाहिए, जहां पे ही शुड बी एबल टू टेक द इनिशिएटिव, ही शुड बी एबल टू टेक रादर इंस्पायर पीपल एंड ही शुड विन देयर कॉन्फिडेंस. बिना इन तीन चीजों के पीपल विल नेवर वर्क डेडिकेटेडली फॉर यू. द नेक्स्ट इज विजन एंड फोरसाइट. उसे डेफिनेटली फ्यूचर में क्या होगा, मार्केट में कैसा बिहेवियर होगा, कस्टमर्स को क्या चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए. देन इट इज मेकिंग डिसीजंस. Right decision at the right time is important to ensure the success of organization. Next is creativity. नए साइंटिफिक वेज लाने चाहिए फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस. पुराने आईपॉड्स जिन्होंने देखे हैं, आजकल आईपॉड तो ज़्यादा कोई खरीदता नहीं है बिकॉज ऑल दीज फीचर्स आर एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड इन फोन. इजंट इट एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? वी इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट, we improve our process, we save time, we save cost, and we maximize quality. Okay. Next is intellectual capacity and technical competence. So definitely टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, मशीनरी के स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए, रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का कहाँ से खरीदना चाहिए, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एंटरप्रेन्योर की ड्यूटी है. ही हैज़ टू बी करेजियस एंड बोल्ड. ऐसा क्यों है गाइस? बिकॉज ही हैज़ टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल. ऑफ कोर्स ये कंपनी जब चल जाती है एंड फॉर्चून बनाती है, उसके उसे पूरे पूरे रिटर्न्स मिलते हैं. He has to deal with labor, customers, government officials, shareholders, and everybody at large. So yes, he has to be courageous and bold. Moral qualities भी होना चाहिए. Unprejudiced, open-minded and a realistic सोच होनी चाहिए. Next is self-confidence. Of course, खुद पे विश्वास होना चाहिए or else it's very very difficult to move ahead. Next is optimistic. मन में आशावाद होना चाहिए that whatever project has been undertaken will become successful. With that, चारों factors खत्म होते हैं and we go towards production function. Production function is a functional relationship between input and output. It's a purely technical relationship. Purely technical relationship and प्रोडक्शन फंक्शन में टिपिकली हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन देखने वाले हैं. शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होता है, बाकी सारे वेरिएबल हो सकते हैं. एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड, एवरीथिंग एल्स कुड बी वेरिएबल, तो उसे शॉर्ट रन बोलेंगे. इसके एग्जाम्पल्स और पूरी डिटेल में स्टडी हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. दिस इज अ मैराथन सेशन, यू ऑल मस्ट रिमेंबर दैट. अगला है, एक मिनट गाइस, यहीं पे हम लॉन्ग पीरियड भी डिस्कस कर लेते हैं. सो शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ इनपुट इज फिक्स्ड एंड बाकी सारे वेरिएबल होते हैं. लॉन्ग रन का मतलब होता है एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल. जो भी इनपुट है, जो भी इनपुट फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारे के सारे वेरिएबल हैं, तो वो लॉन्ग रन है. वो सारे बदल दिए आपने, तो इसका मतलब है आपने लॉन्ग रन का टाइम यूज कर लिया. शॉर्ट रन का टाइम कब यूज किया? जैसे आपने सब कुछ चेंज नहीं किया, एटलीस्ट एक चीज फिक्स्ड है. समझ लो आपने सब कुछ ही चेंज किया लेकिन अपनी फैक्ट्री चेंज नहीं की, अपनी फैक्ट्री यानी कि लोकेशन चेंज नहीं किया, तो इन दैट केस लैंड चेंज नहीं होता है एंड यू आर स्टिल इन शॉर्ट रन. समझो आपने फैक्ट्री की फैक्ट्री ही शिफ्ट कर दी, बहुत बड़ी जमीन खरीदी, मशीनें बड़ी बड़ी ला दी, और लोगों को ले लिया, रॉ मटेरियल में अपग्रेडेशन ला दिया, कैंटीन बड़ा बांध लिया, यानी कि आपने सब कुछ चेंज किया. सो एवरी इनपुट फैक्टर और एवरी फैक्टर ऑफ इनपुट
इज वेरिएबल नाउ, और ऐसा रन जो है और ऐसा टाइम पीरियड जो है वो डेफिनेटली क्या है, लॉन्ग पीरियड है। ओके, अगला है फैक्टर्स की कैटेगरी, जहां पे हम फिक्स्ड एंड वेरिएबल में बांटेंगे। सो फिक्स्ड फैक्टर्स, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन, independent of level of production, and variable definitely is dependent on level of production. So कौन से factors जो है वो independent of level of production है? सबसे एग्जाम्पल में बेस्ट दे दूं तो वो आएगा रेंट। अगर संडे को आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हैं तो जीरो भी है, तभी आप संडे को रेंट नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, इट्स डेफिनेटली फिक्स्ड। वेरिएबल का मतलब होता है डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आई एम सॉरी, डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, ज्यादा लेबरर्स लगेंगे, और इसीलिए ऑल दीज आर वेरिएबल फैक्टर्स। लॉन्ग पीरियड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब क्या बोलते हैं, आउटपुट बदलने के लिए कुछ वेरिएबल फैक्टर्स को हम बदल सकते हैं और कुछ फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रख सकते हैं। इन शॉर्ट, जहां कहीं भी आपको एक भी फैक्टर कांस्टेंट दिखे, इमीडिएटली हम बोलेंगे ये शॉर्ट रन में चलता है। इट इज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। कॉन्सेप्ट्स क्या क्या यूज करेंगे, टोटल प्रोडक्ट, दैट इज द टोटल आउटपुट पर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये डिपेंड करेगा आप टाइम पीरियड क्या कंसिडर कर रहे हो। इट कुड बी 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, एनीथिंग। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एल करेंगे, यानी कि जो भी आउटपुट आप लाए हैं उसके लिए कितने इनपुट को आपने एम्प्लॉय किया है। सो टीपी बाय एल आएगा ये। सपोज मैं इनपुट अगर लेबर लेती हूं, देन इट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि समझ लो आपने इनपुट में कोई बढ़ोतरी ला दी, जैसे इनपुट में आपने एडिशनली 2 लोगों को एक्स्ट्रा हायर कर लिया, तो उन 2 लोगों की वजह से आपका जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन जो है वो कितने से बढ़ता है। सो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ इनपुट फैक्टर इज नथिंग बट मार्जिनल प्रोडक्ट। लेट्स गो टुवर्ड्स द टेबल। ये टेबल अब हम फिलअप करने वाले हैं। बाय द वे, ये जरूरी नहीं है कि आप जो मॉड्यूल में है वही फिलअप करेंगे, आपके मन में जो भी आता है वो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। सो टोटल प्रोडक्ट के जो कॉलम है मैंने ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक इंक्लूड किया है, आप वहां से नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट में हम टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, फिर 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11, फिर 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 12, देन 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो विल अगेन गेट 12, 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 11, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 10, 60 को 7 से डिवाइड करूंगी तो आई विल गेट 8.6, एंड 56 को 8 से डिवाइड करूंगी तो आई विल डेफिनेटली गेट 7। एक ऑब्जर्वेशन मेरा डेफिनेटली है कि एक लेवल पे एवरेज प्रोडक्ट सेम आ गया है, कांस्टेंट हो गया है और उसके बाद गिरना चालू हो गया है। सो एवरेज प्रोडक्ट इनिशियली बढ़ता है फिर बाद में कम होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हम सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करेंगे, वही आपको चेंज लाके देगा। सो 10 का 10 वैसे ही रखते हैं। सो 22 माइनस 10 is nothing but 12, 36 minus 22 is nothing but again 14, फिर it is 48 minus 36 is 12, 55 minus 48 is 7, 60 minus 55 will become 5, 60 minus 60 will become 0, and 56 minus 60 will become -4. सो मार्जिनल प्रोडक्ट ने क्या किया, एक लेवल पे 0 ला दिया और उसके बाद वो और भी कम ही होता जा रहा है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा है, बाद में वो निगेटिव की तरफ जाता है।
सो अगर आप केयरफुली देखो, ये उसका डायग्राम बनता है, ये रेगुलर वाले सेशंस में बहुत बार कराया है. दिस इज द डायग्राम वी शुड हैव. इफ यू हैव दिस डायग्राम, इसके कुछ इन्फरेंसेस निकलते हैं. सो अगर आप फेज 1 बोलते हो तो जहां पे तीनों के तीनों इंक्रीज होते हैं, बट अगर हम स्टेज 1 देखेंगे तो एमपी डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है. ये देखो, ये आपका एमपी है, स्टेज 1 के एंड में वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है. सो इनिशियली क्या होता है, टीपी बढ़ता है, एपी बढ़ता है, एमपी बढ़ता है, बट एट द एंड of stage 1 MP starts dropping. Just 1 second here. At the stage 1 MP starts dropping. जरूरी नहीं है आपके भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे. मैंने बस आपकी हेल्प करने के लिए थोड़ा पॉइंट वाइज डाला हुआ है ना. सो जहां पे एमपी गिरना स्टार्ट होता है, ये देखो यहां पर एमपी गिरना स्टार्ट होता है, वहां पे हम बोलेंगे भैया क्या हो गया, स्टेज 1 जल्द खत्म होने वाला है. ठीक है, दैट्स एट द अदर एंड ऑफ द स्टेज 1 जहां पे एमपी गिरना स्टार्ट होता है. सो 12 मेरा लैंडमार्क बन गया, रादर बेंचमार्क बन गया स्टेज 1 को मार्क करने के लिए. ये समझ में आया. सेकंड में क्या हो रहा है गाइस, इसके बाद में देखो, यहां पे आप काइंड ऑफ मार्क ही कर लो, यहां पे आप काइंड ऑफ मार्क ही कर लो. अब सेकंड, मतलब ये यहां पे एक मार्किंग ला देती हूं. फिर मैं देखती हूं कि सेकंड स्टेज चालू होने पर भी आपके जो टीपी है वो बढ़ ही रहा है. सो टीपी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. सो अब स्टेज 2 चालू हो गया है. क्या हो रहा है स्टेज 2 में, टीपी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, एपी कम होते जाता है, एपी विल गो ऑन रिड्यूसिंग. सी एपी यहां पे 12 पे कांस्टेंट रहेगा, फिर नीचे जाना चालू हो गया, एपी कम होते जाता है और एमपी कंटिन्यूज टू फॉल. ये आपका है स्टेज 2. अब स्टेज 2 में एट द एंड ऑफ स्टेज 2 हम टीपी में मैक्सिमम में पहुंच जाते हैं. यानी कि मैक्सिमम मेरा टीपी जो है दैट इज 60, ये वाला. यहां पे हम मैक्सिमम टीपी में पहुंच जाते हैं. सो यहां पे बोलेंगे टीपी इज मैक्सिमम. टीपी पे क्या हो गया, मैक्सिमम पे पहुंच गए हैं. ऑलराइट. और क्या होता है एट द सेम टाइम, एक मिनट, आपका एमपी जो है वो एग्जैक्टली 0 बनता है. सो यानी कि ये जो पॉइंट है यहां पे आपका स्टेज 2 खत्म होता है, जहां पे एमपी आपका क्या बन गया है, 0. यानी कि एडिशनली अगर आप कुछ भी इनपुट अगर बढ़ाते हो तो अब इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, यानी कि प्रोडक्शन एडिशनली नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्यों नुकसान करना और चीजें क्यों बढ़ाना, यहां पे रुक जाना चाहिए. तो मोस्टली हर एंटरप्रेन्योर में स्टेज 2 में रुक जाना चाहिए. स्टेज 1 में तो ग्रोथ दिखती है, स्टेज 2 में स्टैग्नेंसी आती है और फिर स्टेबिलिटी आती है, तो रुक जाना चाहिए. क्यों, स्टेज 3 और भी प्रॉब्लमेटिक है. क्या होता है स्टेज 3 में, स्टेज 3 में अल्टीमेटली एमपी बिकम्स निगेटिव. एमपी आपका जो स्टेज 3 है उसमें निगेटिव होता है. इसके अलावा क्या होता है, टीपी भी कम होता है एंड एपी भी कम होता है. हैव यू नोटिस्ड इट. ये देखो, टीपी का क्या हो गया, 60 से घट के 56, एपी का क्या हो गया 8.6 से घट के 7, एंड एमपी हो गया 0 से कम होके -4. चलो अच्छा है जान छूटी. अब रुकेंगे, तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो गए, तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो गए, एंड स्टेज 2 में क्यों रुकना चाहिए वो भी डिस्कशन हो गया. तो रीजंस क्या है फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स. सारे वेरिएबल फैक्टर्स होमोजेनियस नहीं होते हैं. व्हाट इफ यू जस्ट ब्रॉट इन 10 मोर पीपल जो काम करने के लिए लाए हैं आपने, लेकिन वो लोग बहुत झगड़ा करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, उससे टाइम वेस्ट होता है. एक बार पुलिस कंप्लेंट भी हो गया. आई होप दिस इज क्लियर. सो यू आर वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम. Imperfect substitution.
कभी कभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं एक की जगह दूसरा, फिर समझ में आता है यार नहीं पुराना बेटर था। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। एंड कॉम्बिनेशन बिकम्स रॉन्ग। जैसे कोई नई मशीनरी ला दी और कुछ नए लोगों को उस पर लगा दिया, फिर पता चलता है अरे ये लोग तो एक्सपर्टीज ही नहीं रखते हैं, इन्हें नहीं लगाना चाहिए था। सो द कॉम्बिनेशन बिकेम टोटली रॉन्ग। एक्चुअली में हमने अजम्पशंस करते वक्त कुछ कन्वीनियंट अजम्पशंस किए हैं कि वेरिएबल फैक्टर्स होमोजीनियस होते हैं। नहीं होते हैं इन रियलिटी। देन कुछ फैक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं, हाँ दिस इज ओके। कुछ नई मशीनें ला दी, एक आध छोटा मोटा स्पेयर पार्ट चेंज कर लिया, दो चार लोगों को एक्स्ट्रा ला दिया। कुछ चीजें लेकिन डेफिनेटली फिक्स रखेंगे क्योंकि ये शॉर्ट रन में ऑपरेटिव है। तो समझो आपने फैक्ट्री की जमीन सेम रखी तो फिक्स्ड हो गया। एंड हम चेंज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। समझो इनिशियली कोई ऐसी मशीन थी जिसके ऊपर 10 लोग काम करते थे, अब आपको लगता है यार और भी मशीनरी बहुत काम करती है ये, और ज्यादा लोगों को लगा दिया तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो आप 2 लोग ऐड करते हैं। तो इनिशियली कॉम्बिनेशन था मशीन 1 लोग 10, अब हो गया मशीन 1 लोग 12। सो चेंज इन कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। चौथा है सॉरी कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफकोर्स ये एकदम एक छोटा टाइम पीरियड हम अज्यूम कर रहे हैं। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आने में, अपग्रेड होने में और हमने वो करने में बहुत लंबा टाइम जाता है। सो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि भैया सिचुएशन बिल्कुल एक जैसा है। एंड देन इट इज एप्लीकेबल ओनली इन शॉर्ट पीरियड। इसके बारे में हमारी बातें शुरू से चल रही हैं। एंड हेंस दिस इज द फिफ्थ अजम्पशन। आखिरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. Returns to scale is applicable in long run, so everything actually can be variable. All factors of प्रोडक्शन हम चेंज करके देखते हैं क्योंकि हम एक बेहद बड़ा बदलाव ला रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ नेक्स्ट लेवल चेंज इन प्रोडक्शन। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स में पिछले लॉ की तरह ही 3 एक्चुअली फेजेस हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एक सिंपल एग्जांपल में समझाती हूं। जैसे 10% अगर आपने बदलाव लाया इनपुट में, तो आप आउटपुट में 20% सब चेंज देखते हो। दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न। कांस्टेंट में आपने 10% इनपुट में बदलाव लाया तो आउटपुट में भी 10% मिलेगा। डिमिनिशिंग में 10% के लिए 10% से कम मिलेगा। सो दिस इज नथिंग बट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो ये डेफिनेटली टेबल है, ये टेबल मॉड्यूल में नहीं है, ये आप अपने स्टडी के लिए देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे देखो इंक्रीज इन रेट ऑफ आउटपुट, यानी कि ये डिफरेंस निकाला है। तो पहले 4 को 4 वैसा रखते हैं, 10 माइनस 4 इज 6 एंड 18 माइनस 10 इज 8। सो इन शॉर्ट ये ट्रेंड कैसा है, इंक्रीजिंग है, हर बार बढ़ते जाता है 4 6 8। यहां पे अगर आप देखो तो ट्रेंड कांस्टेंट है, हर बार जो एडिशन हो रही है वो बिल्कुल भी कांस्टेंट दिखाई देती है। और यहां पे अगर आप ट्रेंड देखते हैं इन द कॉलम ऑफ टोटल आउटपुट, ये डिक्रीजिंग है। तो ये नहीं कि आपका क्या है, स्टेज 3 है। जस्ट लाइक प्रीवियस लॉ, यहां पर भी हम कांस्टेंट रिटर्न्स में ही खेलेंगे और जिसका डायग्राम कुछ आएगा, जिसका डायग्राम जो है कुछ ऐसे आएगा। सो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड वाई एक्सिस पे दिखाएंगे प्रपोर्शनेट रिटर्न्स। ये यहां लिखती हूं, वाई एक्सिस पे दिखाएंगे प्रपोर्शनेट रिटर्न्स। ओके, दैट्स इट। नीचे उसका एग्जाम्पल दिया है, आप एक बार देख लेना, वही मैंने सारा सब कुछ किया हुआ है। बस डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों आते हैं वो एक बार देखेंगे। डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज ड्यू टू rather is seen due to डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज को एक बार और अगले चैप्टर में डिटेल में देखने वाले हैं। डिसइकोनॉमीज इज काइंड ऑफ नुकसान, जैसे आपने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया आपका फैक्ट्री,
और फिर लोगों में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे या मशीन इतनी ज्यादा चलने लगी कि मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो रही है और आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप मशीन कुछ दिन के लिए बंद रखो, कुछ देर के लिए बंद रखो, उसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करवा दो, यू एंड अप हैविंग दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है। एंड दैट इज वाई बेहद नुकसान में पड़ जाते हैं कभी कभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोल माइन की बात करो, तो चाहे आप कितने भी वर्कर्स ला दो, कुछ भी करो, नेचर ने जो कोल बनाया है जो माइन में है वो तो लिमिटेड है। तो आप बस लोग ही बढ़ाते रहोगे लेकिन प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा, क्योंकि नेचर ने ही कोल उतना बनाया है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्यों ऐसा होगा। सॉरी गाइस, जस्ट या सो नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स बेसिकली क्यों होंगे, वही हमने बात की। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, limit to human factor, lack of cooperation and coordination, that's definitely seen. There are too many things to manage and everything goes for a toss. And then rise of prices of inputs, कभी कभी wages बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। पेट्रोल के प्राइसेस तो बेहद बढ़ते ही जा रहे हैं, डीजल के भी बढ़ रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स माइट जस्ट लीड टू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। अब दोनों में क्या फर्क है, मतलब दोनों लॉज में क्या फर्क है वो देखते हैं। रिटर्न्स टू स्केल, rather returns to variable factor and returns to scale, यानी वो पहला वाला लॉ। ओके, सो पहला है इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन एंड रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट्स इन लॉन्ग रन। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या होगा, ओनली क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर वेरिड। इन शॉर्ट, शॉर्ट रन में होने की वजह से बहुत सारी चीजें वेरी करना यानी कि चेंज करना पॉसिबल भी नहीं है। वी विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर एक्चुअली चेंजिंग द स्टफ। अगला है रिटर्न्स टू स्केल, तो वहां पे क्या होगा, वी कैन एक्चुअली चेंज एवरीथिंग बिकॉज वी आर अज्यूमिंग लॉन्ग रन एंड लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज जहां पे आप फैक्टर प्रपोर्शन बदल सकते हैं। फैक्टर प्रपोर्शन मतलब क्या, सपोज आपने लैंड वर्सेस लेबर कंपैरिजन किया और 1 एकड़ लैंड पे 1 लेबर लगा दिया, फिर आपको लगता है नहीं यार थोड़ा चीजों को एफिशिएंट कर लेते हैं, सो 1 एकड़ पे हम 2 लोग लगा देते हैं। सो द रेशियो इज चेंजिंग फ्रॉम 1:1 to 1:2। ये वाला फ्रीडम जो है वो यहाँ पर नहीं होता। रिटर्न्स टू स्केल में आपका फैक्टर रेशियो चेंज नहीं होता, लेकिन शॉर्ट रन में आपको बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाता है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है, क्योंकि उतना बड़ा चेंज भी आपने नहीं लाया। शॉर्ट रन में इंसान वैसे बहुत कुछ नहीं कर सकता है एज कंपेयर टू व्हाट ही और शी कैन डू इन लॉन्ग रन। सो स्केल ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमने सारी चीजें चेंज नहीं करी। लेकिन यहाँ पे आपको स्केल ऑफ प्रोडक्शन में ट्रिमेंडस बदलाव आ सकता है और आप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एक बहुत बड़ा लीप ले सकते हैं। दिस इज इट विद द चैप्टर नंबर 3 गाइस। अगले चैप्टर में हम जाएंगे विच इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। आई विल सी यू सून फॉर द नेक्स्ट सेशन।